हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री टर्म बेबी। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है प्री टर्म। प्री का मतलब होता है पहले, इन टर्म का मतलब होता है जो भी गेस्टेशनल एज होती है, जब तक एक बेबी अपने मदर के वोम में रहता है या फिर बोल सकते हो यूट्रस में रहता है, उसे हम बोलते हैं गेस्टेशनल एज। अगर इस जो गेस्टेशनल एज होती है, गेस्टेशनल पीरियड होता है, उससे पहले अगर बेबी डिलीवर हो जाए, प्री टर्म बेबी उसे बोलते हैं। ठीक है, अगर टाइम से पहले बेबी डिलीवर हो जाए उसे हम बोलेंगे प्री टर्म बेबी। और वो बेबी कैसा होगा? प्री मैच्योर होगा। बेबी कैसा होगा? प्री मैच्योर। प्री मैच्योरिटी की कंडीशन उस बेबी में प्रेजेंट रहेंगी। सो देखिए, अ बेबी बोर्न बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ गेस्टेशन, जैसे मैंने को बताया, जो गेस्टेशनल वीक्स माने गए हैं एवरेज वो है 37 वीक्स। ओके, एंड अगर 37 वीक्स कंप्लीट होने से पहले ही अगर बेबी डिलीवर हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज हो गई हैं जिनकी वजह से बेबी डिलीवर हो गया है पहले ही, 37 वीक से पहले ही, तो उसे हम बोलेंगे प्री टर्म बेबी। एंड जो गेस्टेशनल पीरियड होता है उसे हम कब काउंट करना स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी से। एलएमपी का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वुमेन है, सपोज कीजिए वुमेन एक्स है, वुमेन एक्स है, उसे उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो हुआ था 1 जनवरी को। अब देखिए नेक्स्ट मंथ क्या हुआ? फैब में क्या हुआ? लेडी को मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हुई। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है वो नहीं हुआ। कब? 1 फैब को। तो इसे ही हम क्या मानेंगे? एलएमपी मींस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट। लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था उसकी फर्स्ट डेट से हम काउंट करेंगे गेस्टेशनल वीक्स को। तो कैसे काउंट करेंगे? 1 जनवरी में हम ऐड कर देंगे 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। इसमें 7 डेज काउंट करेंगे प्लस 9 मंथ्स काउंट करेंगे। एंड जो भी डेट यहाँ पर निकलेगी उसे हम ईडीडी बोल देते हैं। ईडीडी मीन्स एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का मतलब होता है कि जो डेट हमने यहां से काउंट कर ठीक है निकाली है, उस डेट पर डिलीवरी हो सकती है बेबी की। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, ये एग्जैक्ट डिलीवरी डेट नहीं होती है। 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, तो इसमें हम 9 मंथ्स काउंट करेंगे तो क्या होगा? सितंबर, एंड प्लस इसमें 7 डेज काउंट करेंगे तो इसकी ईडीडी जो वुमेन की, एक्स वुमेन की निकलेगी वो है 8 सितंबर। तो इस तरीके से हम गेस्टेशनल वीक्स को, गेस्टेशनल पीरियड को हम काउंट करते हैं। सो देखिए, गेस्टेशनल वीक्स यहाँ है 37। अगर इससे पहले बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्री टर्म बेबी, एंड वो बेबी रहेगा प्री मैच्योर। उस बेबी का जो वेट रहेगा, क्योंकि वो समय से पहले हो गया है, तो उसका वेट थोड़ा सा कम रहेगा। या तो उसका वेट हो सकता है, एवरेज वेट मैं आपको बता रही हूँ, 2500 ग्राम्स या फिर उससे भी लेस। 2500 ग्राम और लेस उसका वेट रहेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि प्री टर्म बेबी होने के क्या कॉजेस हैं, क्या ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। सो फर्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है? अगर 2 फीटस से भी ज्यादा फीटस है यूट्रस में, ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, या फिर क्वाड्रुपलेट्स हैं जिसमें 4 फीटसेस होते हैं, तो क्या हो जाएगा? यूट्रस में डिस्टेंशन हो जाएगी। यूट्रस में क्या हो जाएगी? ओवर डिस्टेंशन मीन्स यूट्रस में इतना स्पेस ही नहीं है, दैट्स वाई क्या होगा? यूट्रस जो है वो डिस्टेंडेड हो जाएगा एंड प्री टर्म बेबी होने के चांसेस जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में। अगर यहाँ पर ट्रिपलेट्स या फिर क्वाड्रुपलेट्स प्रेजेंट है, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो दैट्स नॉर्मल, इस केस में ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मेटर्नल डिजीज इन प्रेगनेंसी। ठीक है,
अगर कोई भी मदर को ऐसी प्रेगनेंसी में कोई डिजीज कंडीशन अराइज हो गई है, जैसे है प्री इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन में क्या रहता है, एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर रहता है प्रेगनेंसी में। एंड प्री एक्लेम्सिया उसे बोलते हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है। मींस पहले तो वुमेन को हाइपरटेंशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे ही वुमेन प्रेग्नेंट हुई, वुमेन को हो गई है हाइपरटेंशन। इसमें जो ब्लड प्रेशर रहता है प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में, वो रहता है 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो इसे mmHg बोलते हैं। तो ये Hg जो है इसे हम बोलते हैं मरकरी। तो इसे हम बोलेंगे 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक mm ऑफ मरकरी। ओके, नेक्स्ट है प्रीवियस ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। तो पेशेंट की प्रीवियस ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री हमें लेनी है कि ऐसे पहले भी उसे प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्री टर्म बेबी हुए हैं। अगर ऐसा फैमिली हिस्ट्री अगर चल रही है प्री टर्म बेबीज की, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है, रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं प्री टर्म बेबी होने के। नेक्स्ट है यूट्राइन अनॉमलीज। यूट्रस में अगर, अनॉमलीज का मतलब होता है एबनॉर्मलिटीज, यूट्रस में अगर एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, प्री टर्म बेबी हो सकता है। यूट्राइन एनॉमलीज में आता है या तो यूट्रस की मालफॉर्मेशन है, ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी है, या फिर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक है, तो जो सर्विक्स है ना वो इतना प्रेशर होल्ड नहीं कर पा रही है, उस केस में क्या होगा, प्रीटर्म बेबी हो सकता है। इन्फेक्शंस अगर प्रेजेंट है, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस है, तो उस केस में भी प्रीटर्म बेबी की कंडीशन अराइज हो सकती है। लो सोशियो इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर वुमेन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, अपने जो भी सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने प्रोवाइड की वो अच्छे से नहीं ले रही है, तो वुमेन को क्या है, माल न्यूट्रिशन है। एंड वुमेन अगर क्या है, वुमेन में अगर माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तो अपने वो फीटस को भी अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई क्या होगा, प्री मेच्योर बेबी होगा। नेक्स्ट है फीटल कोजेस। अब फीटस के ऐसे कौन से फैक्टर्स है, कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से क्या हुआ, प्री टर्म बेबी डिलीवर हो गया। सो देखिए इसमें आता है रीसस डिजीज, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में ही स्टडी किया था। RH आइसो इम्यूनाइजेशन या फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी इसे बोलते हैं। RH फैक्टर इसमें देखते हैं हम। RH जो एंटीजेंस होते हैं वो बेसिक 5 एंटीजेंस होते हैं, स्मॉल c, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E एंड स्मॉल e। एंड जो रीजस डिजीज होती है एंड जो मोस्ट कॉमन RH एंटीजन है वो है एंटीजन D। सो RBC की जो हमारी मेम्ब्रेन है, रेड ब्लड सेल्स की जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, अगर उस सरफेस पे, उस मेम्ब्रेन पे D एंटीजन प्रेजेंट होता है, तब तो हम बोलते हैं हाँ जो पर्सन है वो RH पॉजिटिव है। अगर ये D एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि पर्सन जो है वो RH नेगेटिव है। अब RH रीसस डिजीज के केस में क्या होता है, मदर होती है RH नेगेटिव एंड द फीटस इज RH पॉजिटिव। उस केस में क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। सो अगर रीसस डिजीज का टॉपिक आपने स्टडी नहीं किया है तो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग इजिली चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए अब इस डिजीज में क्या होता है ना कि मदर का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन अराइज हुई, या तो हेमरेज हो गई, एंटीपार्टम हेमरेज में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अराइज रहती है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है, मींस प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है अपनी जगह से, जहां पे वो इम्प्लांट था वहां से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, तो हेमरेज हो गई है। या फिर मैंने आपको बताया प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, नॉर्मली जो प्लेसेंटा की जो लोकेशन होती है वो यूट्रस के अपर बॉर्डर पर प्रेजेंट रहता है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मीन सर्विक्स जहां प्रेजेंट होती है, यहीं पर ही क्या होगा, इसके अबव
प्लेसेंटा प्रेजेंट रहेगा, इम्प्लांट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो इस केस में भी क्या हो सकता है, हैमरेज हो सकती है। ठीक है, अगर हैमरेज हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, या फिर एबॉर्शन हो गया है विमेन का, इस केस में क्या होगा ना कि फीटल ब्लड मेटर्नल सर्कुलेशन में चला जाएगा, मेटर्नल ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, जहां पे प्रेजेंट है, जो आरबीसी प्रेजेंट है उनमें डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो मदर का इम्यून सिस्टम उन डी एंटीजन वाले आरबीसी को एज अ फॉरेन एंटीजन ट्रीट करेगा, एंड इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होने की वजह से वहां पर एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी। सबसे फर्स्ट जो एंटीबॉडी क्रिएट होती है वो आईजीएम है, एंड ये जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है। ठीक है, प्लेसेंटा में एंटर नहीं कर सकती है। अब इसे आईजीजी एंटीबॉडी बनने में 6 मंथ्स तक का टाइम लगेगा। ठीक है, 6 मंथ्स तक का टाइम लगेगा। अब देखिए, फर्स्ट बेबी तो बिल्कुल रहेगा सेफ, उसे कुछ नहीं होने वाला है, बट सेकंड बेबी को ये क्या करेंगे ना, ये जो एंटीबॉडीज है सेकंड बेबी के टाइम पर, ये जो एंटीबॉडीज क्रिएट हुई हैं, ये जाकर के कहां पर अटैक करेंगे, फिर ऐसी कुछ कंडीशन अराइज होगी जहां मेटर्नल ब्लड जा रहा है फीटल सर्कुलेशन में। सो देखिए, फीटल के ब्लड सर्कुलेशन में मेटर्नल ब्लड जब जाएगा तो क्या होगा, ये एंटीबॉडीज वहां चली गई हैं, एंड ये जाते ही कहां पर अटैक करेंगी, वहीं पर अटैक करेंगी जिनको इन एंटीबॉडीज ने एज अ फॉरेन एंटीजन ट्रीट किया होगा। तो फॉरेन एंटीजन पहले आया था मदर के ब्लड स्ट्रीम में, वो था जैसे मैंने को पहले बताया आरबीसी, जिन पे डी एंटीजन आरएच जिसे हम बोल रहे हैं डी एंटीजन वो प्रेजेंट है। अब ये जो एंटीबॉडीज है आईजीजी, ये जाते ही इन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी, डी एंटीजन वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी, एंड हीमोलाइसिस हो जाएगा। हीमोलाइसिस हम किसे बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो इस अगर हीमोलाइसिस वाली कंडीशन अकर हो गई है ना, तो उससे भी क्या हो सकता है, प्री टर्म बेबी डिलीवर हो सकता है। ओके, तो देखिए फीटल कोजेज में हमने ये देखा। नेक्स्ट एक फीटल कोज है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में क्या होता है, प्लेसेंटा में कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। प्लेसेंटा अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा क्योंकि प्लेसेंटा में कैल्सिफिकेशन हो गई है। कैल्सिफिकेशन का मतलब प्लेसेंटा अब अपना वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जो भी वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था फीटस को या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा था, वो अब नहीं कर पाएगा। तो इस केस में भी जैसे ही हम रूल आउट करेंगे कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी अंदर हो गई है, थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी हमें ये पता लग जाएगा। जब हम डायग्नोस करेंगे तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, सी सेक्शन। अब हम ये नहीं देखेंगे इस केस में कि विमेन का जो गेस्टेशनल पीरियड है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है 9 मंथ्स में ना होकर के 8 मंथ्स में हमें बेबी को डिलीवर करना पड़े, तो वो बेबी या फिर 7 मंथ्स में डिलीवर करना पड़े तो उसे हम प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं क्योंकि उसका वेट होगा 2500 ग्राम से भी लेस। ठीक है, तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, और हम देखते हैं एक थर्ड कोज जो कि क्या होता है, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर यूट्रस में कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से क्या हो रहा है ना, फीटस की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, उस केस में भी हम प्री टर्म बेबी, हमें ये कंडीशन जो है देखने को मिल जाएगी। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो देखिए अगर प्री टर्म बेबी हो गया है एंड बेबी है प्री मेच्योर, तो इस केस में क्या होगा ना, कुछ ऐसे रिस्क है जो कि प्री मेच्योरिटी से रिलेटेड है। अगर प्री मेच्योर बेबी हो गया है तो उसे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया का मतलब होता है जो बेबी है उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। अब एस्फिक्सिया क्यों होगा वो हम देख रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों होने वाली है। सो देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो हार्ट है अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, लंग्स यहाँ पर कोलैप्स है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब बेबी मदर के वोम में होता है, यूट्रस में होता है, तो लंग्स होते हैं कोलैप्स। जैसे ही बेबी अपनी फर्स्ट क्राई लेता है, डिलीवर होता है, तो लंग्स क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस नॉर्मल नहीं हो पा रहा क्योंकि बेबी है प्री मेच्योर प्लस प्री टर्म बेबी है। तो
इस केस में एस्फिक्सिया प्रेजेंट रहेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी बेबी को। हाइपोथर्मिया की कंडीशन क्या होती है, देखिए जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनमें सबक्यूटेनियस फैट जो है वो कम रहता है, जिसे हम ब्राउन फैट भी बोलते हैं। सबक्यूटेनियस फैट को हम ब्राउन फैट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, इसका जो अमाउंट है वो कम रहता है, जिसकी वजह से अपना टेम्परेचर वो इजिली मेंटेन नहीं कर पाता है एंड हाइपोथर्मिया की कंडीशन अराइज हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो लो रहता है हाइपोथर्मिया की कंडीशन में। सेरेब्रल हैमरेज उसे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बेबी है प्रीमेच्योर। नेक्स्ट है पल्मनरी प्रॉब्लम। पल्मनरी रिलेटेड है लंग्स से, जैसे मैंने बताया था लंग्स रहेंगे कोलैप्स और उस कंडीशन को हम बोलेंगे एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस आपने सुना होगा। इस डिजीज में क्या होता है, लंग्स हमारे कोलैप्स रहते हैं, अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे अगर लंग्स कोलैप्स रहेंगे तो, क्योंकि गैस एक्सचेंज का होता है एल्वियोलाइज में होता है। एल्वियोलाइज में होता है, एल्वियोलाइज कहाँ होती है, लंग्स में प्रेजेंट होती है और इन्हीं से होता है गैस एक्सचेंज। अगर लंग्स ही कोलैप्स है तो एल्वियोलाइज गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से पल्मनरी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, ठीक है। अगर बेबी जो है वो प्रीमेच्योर है तो उसे इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि लेटर मंथ्स जो होते हैं, प्रेगनेंसी के लास्ट के कुछ मंथ्स, अगर उन महीनों में महीनों से पहले ही बेबी डिलीवर हो गया तो उसे मदर से पैसिव इम्यूनिटी नहीं मिल पाती है। जो पैसिव इम्यूनिटी मदर अपने बेबी को ट्रांसमिट करती है वो लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में करती है, मतलब आखिर कुछ महीनों में करती है, तो वो भी बेबी को पैसिव इम्यूनिटी नहीं मिल पा रही है, इम्यूनिटी बेबी में नहीं है, तो बेबी जो है इन्फेक्शन बेबी को लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन बेबी को नहीं मिला। नेक्स्ट है जॉन्डिस। अब देखिए जॉन्डिस किस तरीके से होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं एनीमिया। तो जैसे मैंने आपको कॉजेज में बताया था, हो सकता है RH रीसस डिजीज हो। RH की फुल फॉर्म होती है रीसस। अगर रीसस डिजीज प्रेजेंट है जिसमें मैटरनल एंटीबॉडीज आकर के डिस्ट्रॉय कर रही हैं फीटल के जो आरबीसीज हैं उन्हें, तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं हीमोलाइसिस। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस वाला अगर केस रहेगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं लार्ज नंबर में, तो एनीमिया प्रेजेंट रहेगा फीटस में। अब एनीमिया की कंडीशन अगर प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगा, बिलीरुबिन का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस एग्जिस्ट करेगा। तो ये थे कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू प्री मेच्योरिटी, जो कि ऐसी कंडीशंस जो कि प्री मेच्योरिटी के कारण अराइज हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि प्री टर्म बेबी की कंडीशन में हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। तो हमने अभी कुछ ऐसे फैक्टर्स देखे थे जो कि अराइज हो सकते हैं प्री मेच्योरिटी की वजह से। अब देखिए हम इस कंडीशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर प्री टर्म बेबी हो गया है तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करेंगे, अगर सबक्यूटेनियस फैट कम है बेबी में, ठीक है, ब्राउन फैट जो है कम है बेबी में एंड हाइपोथर्मिया की कंडीशन अराइज हो गई है, तो हम बेबी को एनआईसीयू में रखेंगे। एनआईसीयू में रखते हैं न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में हम बेबी को रखते हैं, जहां पर हम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस एंड 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर हमें क्रिब का टेम्परेचर मेंटेन करना है। हमें क्रिब का टेम्परेचर या फिर आप बोल सकते हो कॉट, जो हॉस्पिटल सेटिंग्स में अवेलेबल होते हैं बेबीज को कैरी करने के लिए, क्रिब या कॉट जहां पर बेबीज रहते हैं एनआईसीयू में, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, तो हमें वहां का टेम्परेचर मेंटेन करना है 30 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो होगा 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सपोर्ट। तो जैसे आपको पता है लंग्स बेबी को कोलैप्स हैं, तो हम बेबी को रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाएगा, हमें अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, प्लस बेबी का हाइजीन भी हमें मेंटेन करना है। जो भी आर्टिकल्स हम बेबी के लिए यूज कर रहे हैं उन्हें हमें सेपरेट रखना है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर पाएंगे, क्योंकि बेबी को चांसेस रहते हैं वो एनआईसीयू में है तो उसे नोजोकोमिकल इन्फेक्शन हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो कि किससे होगा,
नर्सिस से होगा, ऑब्वियस बात है। तो नर्सिस को अपना हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, प्रॉपर गाउन वेयर करना है, मास्क वेयर करना है, कैप वेयर करनी है, आफ्टर ही हमें एनआईसीयू में एंटर होना है, ठीक है। एंड वहीं के ही स्लीपर्स भी हमें वेयर करने हैं, कोई भी ऐसी चीज हमें वेयर करके नहीं जानी है जिससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है हमारे थ्रू, नर्सिस के थ्रू। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल नीड्स। बेबी की न्यूट्रिशनल नीड्स हमें कंप्लीट करनी है। जल्दी से जल्दी क्या हम करवाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रीमेच्योर बेबी है, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, इजिली सक नहीं कर पा रहा है, या फिर स्वेलो नहीं कर पा रहा है, मदर की जो ब्रेस्ट है वहां से जो मिल्क है उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में हम ब्रेस्ट फीडिंग की जगह अदर मेथड्स ऑफ फीडिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बॉटल फीडिंग। एंड अगर बॉटल फीडिंग में बेबी सक नहीं कर पा रहा है बट स्वेलो वो इजिली कर रहा है, तो हम उसे बाउल एंड स्पून फीडिंग देंगे, ठीक है। इससे हम बेबी जो है इजिली मिल्क को स्वेलो कर पाएगा, बट सक नहीं कर पा रहा है। अगर सक भी इजिली कर लेता है तो हम उसे बोतल फीडिंग दे देंगे या फिर बाउल एंड स्पून फीडिंग का यूज करेंगे। इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी भी हम बेबी को दे सकते हैं अगर डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है तो। एंड वन टाइप ऑफ अदर मेथड है, वो है ड्रॉपर फीडिंग। ड्रॉपर के थ्रू भी हम बेबी को फीड करा सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, प्रीटर्म बेबी। So do like, share and comment to my YouTube channel, which is Nursing is an ST.